नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, वो अच्छे से चल रही होंगी और ये चैनल उसमें अपना सहयोग दे रहा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप ही की तरह हम भी 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि लगातार परीक्षाओं के कैलेंडर जारी किए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आगामी 2025 का जो वर्ष है, वो हमारे लिए परीक्षा का वर्ष घोषित हो सकता है। हमने देखा कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के एग्जाम कैलेंडर की तारीख घोषित हो चुकी है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की भी सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है, वो 2025 में ही संभावित हो सकती है। यूपी हायर एजुकेशन का भी कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जो कि हम आगे बात करेंगे कि कब हो रहा है। आप देखेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी जो भी 2-3 सालों से हम इंतजार कर रहे थे और परीक्षार्थी भी इंतजार कर रहे थे कि कब एग्जाम होगा। इसकी भी डेट अखबारों में आप लोगों ने पढ़ी भी होगी और यहाँ पर भी हम बात करेंगे। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की भी एक डेट निर्धारित की गई है और अगर हम अन्य परीक्षाओं की बात करें, तो जिन भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, ये मानकर चलिए कि 2025 का जो चुनाव वर्ष होगा, वो हमारे लिए परीक्षा वर्ष के रूप में भी देखा जा सकता है। खास तौर से डीएसएसबी की बात करें, बीपीएससी ट्री की बात करें, आरपीएससी, सीजीपीएससी, हर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीजीडीसी, जीआईसी, ये तमाम ऐसे एग्जाम्स हैं या फिर इनसे रिलेटेड जो भी विज्ञापन हमें जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। तो मोटे तौर पर मुझे लगा कि 2025 बहुत कुछ निर्धारित कर सकता है, आपकी मेहनत का, आपकी सफलता का और जिन भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप क्वालिफाइड होकर एक नौकरीशुदा व्यक्ति हो सकते हैं। तो 2025 मेरे हिसाब से परीक्षा वर्ष हो सकता है। एक नज़र हम डाल लेते हैं कि जो 3-4 दिनों की हलचल है, जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो ये 20 दिसंबर 2024 है। तो आप देख रहे होंगे कि लगभग इस वीक में कई एग्जाम कैलेंडर जारी किए गए, जिसमें हम यूजीसी नेट का तो देख रहे हैं कि 3 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक के बीच में है और इसमें कुल 85 विषयों में एग्जाम होगा। ये सब आपने भी नोटिस देखा होगा और साथ में अगर हिंदी विषय की बात करें, तो 8 जनवरी को हिंदी विषय का एग्जाम होगा और अच्छी बात ये है कि इस बार ये केवल एक सिटिंग में ही एग्जाम हो रहा है, फर्स्ट सिटिंग में ही इसका एग्जाम यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर हम बात करें अन्य परीक्षाओं की, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मैं बात कर रहा था, इसमें आपको स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट दोनों की समानांतर तरीके से आपको तैयारी करते रहना पड़ेगा और जो इसका सिलेबस है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूजीसी नेट के सिलेबस को ही इसमें भी रखा गया है। बस अंतर ये है कि आपको यहाँ पर रिटेन रूप में भी तैयारी करना पड़ेगा, जिसके बारे में हमने कुछ मॉडल पेपर के हिसाब से चर्चा की हुई है और आगे भी हम करेंगे। तो यहाँ पर एक उम्मीद आप रख सकते हैं कि 2025 में इस एग्जाम को देने का मौका आपको मिल सकता है। इसके अतिरिक्त हम और देखें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर का एक मुझे टाइम टेबल मिला हुआ है, जिसमें कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 15 विषयों में मई 2025 में ये परीक्षा तिथि संभावित है, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि हिंदी विषय को भी शामिल किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद की किरण यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि जो भी विद्यार्थी हिंदी विषय से हैं, जिसको कि आमतौर पर बड़ा ही अजीब मानकर ये चला जाता है कि जो हिंदी पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उसको कुछ नहीं मिला तो हिंदी पढ़ रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यो जो समाज जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वो सफल लोगों का ही इतिहास याद करता है और उन्हीं को अ, आगे भी मानता है। तो कम से कम विषय को समान दृष्टिकोण से देखते हुए हिंदी शब्द मैंने यहाँ देखा तो मुझे लगा कि एक उम्मीद यहाँ पर ज़रूर दिखाई पड़ रही है और साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर और कई विषयों का दिया हुआ है, यानी कि 2025 में मई में आप एग्ज़ाम देने लायक हो सकते हैं। आगे अगर बात करें, तो बड़े दिनों से इंतज़ार था इसका, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज और आप लोगों ने अखबारों में पढ़ते-पढ़ते एक तरीके से थकान भी महसूस करनी शुरू कर दिए होंगे कि आखिरकार इस एग्ज़ाम कब होगा? तमाम इस परीक्षा को लेकर अफ़वाहें भी आती रहीं अखबारों में, नोटिफ़िकेशन इधर-उधर, ठीक है? फिर भी
लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नोटिस आ ही गई और बताया गया कि 16 और 17 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यूपी हायर एजुकेशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम एकदम से तय हो चुका है। कई विद्यार्थी, ये परीक्षार्थी ये भी लिखा करते थे कि जब तक एग्ज़ाम डेट घोषित ना हो जाए तब तक पढ़ने का मन नहीं करता है। और हमारे जैसे शिक्षकों का तो यही कहना है कि एग्ज़ाम एक दिन होगा ही, इसलिए हो सकता है कि आपके लिए समय कम पड़ जाए। तो यूपी हायर एजुकेशन और यूजीसी नेट के सिलेबस में केवल 10% का अंतर है। अगर आप यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को भी कवर कर लेते हो तो ये मानकर चलिए कि आप इस एग्ज़ाम में बैठने लायक हो जाएँगे। बस थोड़ा-सा अंतर होगा, जो 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो थोड़ा-सा यहाँ पर फ़र्क कर सकते हैं। बाकी 70 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से ही रहेंगे, तो सिलेबस में बहुत कम अंतर है। हमने इस पर चर्चा भी की हुई है और इस चैनल पर जितने भी वीडियोज़, लेक्चर या प्रैक्टिस सेट मौजूद हैं, वो आपके परीक्षाओं में काम में आ सकते हैं और न सिर्फ़ काम में आ सकते हैं, बल्कि आपका मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसी उद्देश्य से ही जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कोई व्यवसाय इत्यादि बहुत नहीं करना है, कोर्स नहीं बेचना है। बस ये है कि आपके साथ कदम से कदम मिला के मैं चलता रहूँ। फ़र्क इस बार इस एग्ज़ाम में ये है कि जहाँ पर पहले प्रयागराज में ही सेंटर हुआ करते थे, लेकिन इस बार प्रयागराज समेत और कई शहरों को इसमें चुना गया। कम से कम 5, 6, 7 शहरों का नाम इसमें मुझे दिखाई पड़ा। प्रयागराज के अलावा मैं देख रहा हूँ कि गोरखपुर का नाम दिया हुआ है, यानी कि सेंटर आपका गोरखपुर भी रहेगा। इसके बाद है वाराणसी में भी इसका सेंटर रहेगा, ठीक है? और इसके बाद लखनऊ में इसका सेंटर है, ठीक है? फिर मेरठ में है और फिर बताया गया कि आगरा में भी इसका सेंटर होगा। यानी कि कुल मिलाकर लगभग 6 शहरों में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम के सेंटर हो सकते हैं, ठीक है? जबकि पहले प्रयागराज में होते थे और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि जो महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में वो भी उसी समय चल रहा है जब एग्ज़ाम की तिथियाँ घोषित की गई हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि 16 और 17 ये 2 ऐसे डेट हैं जिसमें हिंदी विषय का कोई एक दिन निर्धारित हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि समय आते देरी नहीं लगती, हालाँकि इसका इंतज़ार आप लोग कम वर्षों से नहीं कर रहे थे, लगभग 2 से ढाई वर्ष हो चुके होंगे, जब से ये फॉर्म निकला हुआ था। तो बीच में बहुत सारी बाधाएँ आई होंगी, लेकिन ये मानकर चलिए कि जो भी समय शेष हैं उनके लिए आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, उनके लिए एक आप दृढ़ संकल्पित रूप से सिटिंग प्लान बना सकते हैं और जो भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हमने तो कभी कोई गैपिंग नहीं की, प्रतिदिन कोशिश करते रहे कि आपके मनोबल को टूटने ना दिया जाए और लगातार आपको एंगेज किया जाए, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बरसाती मेढकों की तरह हम कभी नहीं आने का प्रयास किए, जब भी आए तो एकदम आपसे आँख में आँख मिलाने के लिए ही आए। कभी अ, इस तरीके से नहीं कि जब भी डेट घोषित किया जाए तब हम आके हल्ला करना शुरू किए, ऐसा कभी नहीं था। हाँ, बीच-बीच में जो भी न्यूज़ इत्यादि आया करते थे तो बताने का प्रयास करते थे, जब तक कोई एकदम से प्रामाणिक न्यूज़ ना आए, उस पर भी बात करना थोड़ा कई बार दिक्कत वाला हो सकता था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से नोटिफ़िकेशन आए हुए हैं, विज्ञप्तियाँ जारी की जा रही हैं, तो ये मानकर चलिए कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, जब आपको प्रश्न पत्र के सामने बैठने का मौका मिल सकता है। अगर हम बात करें यूपी हायर एजुकेशन के अतिरिक्त, तो बहुत सारे विद्यार्थी यूपी टीजीटी, पीजीटी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे, एग्ज़ाम डेट की तैयारी मतलब एग्ज़ाम डेट को लेकर भी चिंतित थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अप्रैल में एग्ज़ाम की डेट दी गई है और इसका मतलब है कि ये जो 2025 के लगभग मुझे लग रहा है कि 6 महीने, शुरुआती 6 महीने हैं, वो आपको एकदम से एंगेज रखने वाले हैं। यानी कि 6 महीने का जो प्लान है, ये एकदम से आपको कंसंट्रेट होके कंप्लीट करना है और अगर इसमें आप सफल होते हैं, तो मुझे लगता है कि एक से अधिक नौकरियाँ आपको मिलने की संभावित दिख रही हैं कि न सिर्फ़ आप केवल टीजीटी, पीजीटी बाकी जो भी आप करना चाहते हैं, उनमें भी अपनी भागीदारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी के साथ-साथ तमाम भर्तियों को भी आप कवर कर सकते हैं। इसी बीच एक बहुत ही मतलब दुखद मैं कहूँ या फिर हतोत्साहित करने वाली भी खबर आई कि जो भी विद्यार्थी बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक बनने के बारे में सोच रहे थे, तो कहा गया कि फिलहाल शिक्षकों की भर्ती नहीं है। और ये वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा। अखबार की एक कटिंग मुझे मिली तो मुझे लगा कि आपको बता दिया जाए कि जो भी स्टूडेंट और शिक्षक की रेशियो है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए।
तो ऐसा माना जा रहा है जो ये यहाँ के जो मंत्री हैं, इन्होंने ये इस आंकड़ा को बताया हुआ है कि ये आंकड़ा एकदम से कंप्लीट है। हालाँकि इस विवादित चीज़ों को लेकर पहले भी अखबारों में बातें आती रही हैं और मुझे तो जब मैं वीडियो देखा, तो मुझे हँसी आ रही थी कि अगर ये कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के व्यक्ति नहीं होते, तो शायद ये कहाँ होते मुझे नहीं पता है। हिंदी भी ठीक से ये नहीं पढ़ पा रहे थे। तो हो सकता है कि ये अपने जीवन भर इंग्लिश पढ़े हों, तो इस पे बहुत ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जब आप अपने हिम्मत या अपने साहस के बल पे पढ़ाई करते हुए कहीं जाते हैं और जब आप में कमियाँ खोजी जाती हैं, तब दुःख होता है कि बड़े लोगों में भी कमियाँ हो जाती हैं। तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा ये किस तरीके से मतलब रुक-रुक के या फिर कैसे-कैसे बोल रहे हैं। तो मुझे बहुत इनकी हिंदी अच्छी नहीं लगी। खैर मंत्री हैं, तो जानते ही हैं कि क्या है, मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा में बड़ा ही दुखद एक तरीके से मैं कहूँ, पिछले 5-6 सालों से तो कोई वैकेंसी आई नहीं। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं अन्य परीक्षाओं के लिए तो उनकी आप तैयारी कमर कस के कीजिए। अब हम बात करेंगे कि अगर एग्ज़ाम पैटर्न को देखें या फिर इस परीक्षा में एक से अधिक परीक्षाओं में आप बैठना चाहते हैं, तो कैसे अपने को आप संयोजित करें या फिर संयमित रखते हुए आगे बढ़ें। तो मुझे वही एक ही खेल याद आता है जो कि कई चीज़ों में है क्रिकेट और आप देखेंगे कि क्रिकेट टेस्ट भी है टी20 भी है और वनडे भी है। तो उसी तरीके से आपको ढालना है। ठीक है? आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आप अगर यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाला भी हो जाएगा। हाँ, कुछ परीक्षाएँ हैं जिनमें कुछ अंतर है, तो हम 2 पॉइंट्स बनाए, आप ही की तरह मैं भी चिंतन-मनन कर रहा था कि कैसे चीज़ों को आपको बताऊँगा। तो कॉमन में आप देखिए तो हिंदी साहित्य का इतिहास एकदम से अनिवार्य है, कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठिए, इसको छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इस चैनल पर तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर बहुत ही मेहनत की गई है, अलग-अलग इतिहासकारों, ना सिर्फ़ आचार्य रामचंद्र शुक्ल बल्कि जितने भी इतिहासकार हैं, जहाँ सवाल पूछे जाते हैं, हमने उसको कवर किया है और साथ में बताया भी है कि कैसे पढ़ना है। अगर केवल मेरी बातों को आप फ़ॉलो कर लेते हैं, तो मैं लिख कर क्या दूँ, आपके अंदर एक मनोबल डाल सकता हूँ कि आप सफल हैं। बस केवल बात मान लीजिए, क्योंकि आप सब बात मानने के लिए ही इधर-उधर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कोचिंग में जाते हैं, नोट्स खरीदते हैं इधर-उधर। लेकिन आप खुद अपने अंदर की क्षमता को अच्छे से जानते हैं कि मुझे क्या करना है, मेरी क्या कमज़ोरी है, क्या मजबूती है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो हमने हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे पढ़ें, अलग-अलग दृष्टिकोणों से खूब चर्चा की है। तो अगर उन चर्चाओं को आप गंभीरता से अपना मानते हुए देखते हैं, समझते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, इतना मुझे विश्वास है। हिंदी साहित्य का इतिहास के अतिरिक्त आप देखेंगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण को आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है? इसके लिए मैंने कई किताबों के बारे में बताया, उसमें से कोई एक किताब आप अपने पास रख सकते हैं। भाषा विज्ञान से भी बहुत नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लिए हैं और थोड़ा बहुत जो व्याकरण पर आधारित भाषा विज्ञान से संबंधित सवाल अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, समृद्ध, विवृत, अर्धविपरीत ये सब जो सवाल आते हैं, इनको अगर थोड़ा-सा कवर करके आप चले जाते हैं, तो भी आप बहुत अच्छा कर लेंगे। आने वाले समय में मैं एक ऐसा वीडियो लेक्चर तैयार करने का प्रयास करूँगा कि फ़ॉर्मूलाबद्ध होगा, जिससे कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आप उस फ़ॉर्मूलों को याद करेंगे, खास तौर से व्याकरण और भाषा विज्ञान मेरे बहुत ही पसंदीदा क्षेत्र रहे हैं। वैसे तो मैं सब कुछ चाहता हूँ कि अच्छा से आपको बताऊँ, लेकिन व्याकरण वाले वीडियोज़ को लेकर या फिर भाषा विज्ञान वाले पोर्शन्स को लेकर मैं काफ़ी चिंतन-मनन करता रहता हूँ और इसको व्यावहारिक बनाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं परीक्षा में बैठता तो कैसे तैयार करके जाता। तो उसी तरीके से आपको भी बताऊँगा कि ऐसे तैयार करके जा सकते हैं। तो जल्दी ही इसको लेकर मैं आऊँगा। साहित्य शास्त्र यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र को भी आप एकदम से कंप्लीट करके जाइए। तो ये तो एकदम से कॉमन आपके पाठ्यक्रम है। कोई भी पाठ्यक्रम उठा के देखिए, इनको आपको पढ़ के जाना ही जाना है। इसके बिना हर एक चीज़ अधूरी हो सकती है। लेकिन अगर मैं अंतर के दृष्टिकोण से देखूँ, तो कुछ ऐसी परीक्षाएँ हैं जिसमें कि जीएस के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको यूपी हायर एजुकेशन में भी इस तरीके से जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, जीआईसी में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? आरपीएससी में जाएँगे तो वहाँ भी एक-आध पेपर रहते हैं और अन्य राज्यों के में भी सिलेबस में एक-आध पेपर कुछ डिफरेंस सा रहता है। तो समय के मुताबिक उसको आपको कवर करना है, उसको लेके चिंतित होना ही नहीं है। अगर ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, तो इसको तो आप आराम से कर लेंगे। अगर इसमें बहुत भी मेहनत करेंगे तो भी बहुत फ़ायदा नहीं है। इसलिए बेसिक तौर पर कम से कम अगर 30 नंबर के
30 से प्रश्न है, तो कम से कम आप कोशिश कीजिए कि 20 तक आप पहुँच जाएँ, ठीक है? बाकी इधर का सही रहेगा तो आप फाइट में आ ही जाएँगे। हाँ, यूपी टीजीटी, पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें एक खास विषय को और जोड़ा जाता है जिसका नाम है संस्कृत, तो उसको भी आपको समय निकाल कर पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए बहुत घबराना नहीं है, इस चैनल पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, बस आपको इस पर विश्वास करना है। अगर आप विश्वास करेंगे तभी कुछ कहा जा सकता है। विश्वास करने का मतलब है कि आप में स्थिरता आएगी। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप भटकते रहेंगे और कहा जाता है कि भीड़ या फिर लोग किधर जाते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिधर ज़्यादा भीड़ जाती है, लोग सोचते हैं कि उधर ही बहुत अच्छी चीज़ बताई जा रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छाई की तरफ जाना एक चुनौतीपूर्ण चीज़ होती है और एक साधनात्मक पथ भी होता है। व्यूज़ के ऊपर मत जाइए और थंबनेल के ऊपर भी मत जाइए। कंटेंट के ऊपर जाइए, तो खुद आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, यहाँ से मुझे पढ़ना चाहिए। बाकी इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है कि प्रतिदिन अगर आप पढ़ते हैं, तो पढ़ते-पढ़ते आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। संस्कृत यूपी टीजीटी, पीजीटी वालों के लिए एक स्पेशल पेपर के तौर पर है, उसको आप ज़रूर देखिए। हाँ, अंतर ये हो सकता है प्रश्नों की संख्या को लेकर हो सकता है, कई परीक्षाओं में 100 प्रश्न रहते हैं, कईयों में 150 रहते हैं, कईयों में 200 रहते हैं, ठीक है? तो वो प्रश्न के आधार पर भी अंतर हो जाता है। हाँ, कुछ परीक्षाओं में टेक्स्ट अलग-अलग रहते हैं, खास तौर से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम में जा रहे हैं, तो बहुत थोड़ा-बहुत हल्का-फुल्का अंतर होता है, 5% के आस-पास में अंतर रहता है। बाकी लगभग आप देखेंगे कि यूजीसी नेट के सिलेबस को ही फ़ॉलो करने की कोशिश की जाती रही है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न है, बस आपको अपने को एक खिलाड़ी मानते हुए समय के मुताबिक प्रदर्शन करना है और उसके साथ-साथ अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है। मान लीजिए आप 2-3 साल तक स्वस्थ रहे, लेकिन जब एग्ज़ाम आया तभी आप बीमार हो गए। अक्सर परीक्षाओं के साथ बीमारियों का भी बहुत गहरा संबंध रहा है। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करिए। निश्चित तौर पर आप अपने को इतना मजबूत कर लेंगे कि परीक्षा हॉल में जाएँगे, तो अच्छा परफ़ॉर्मेंस करेंगे, आप खुश होकर परीक्षा हॉल से बाहर निकलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगा कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किए गए हैं, उन पर एक नज़र डालनी चाहिए और आपके अंदर जो भी एक अभी ऊर्जा का अभाव है या फिर आप कुछ सोच रहे होंगे, उसमें मैं जो सोच रहा हूँ, जोड़ते हुए आपको जगाया जाए। तो यही मैं कहूँगा कि जागो फिर एक बार निराला की कविता को ध्यान में रखते हुए आप फिर से अपने को एग्ज़ाम मोड में और एक अभ्यर्थी के मोड में लाइए और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। और ये चैनल आपको कभी निराश नहीं करेगा। हर एक चीज़ का जवाब यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो पुरानी वीडियोज़ हों, चाहे नई वीडियोज़ हों। बस मैं यही कहूँगा कि किसी भी पूर्वग्रह से ग्रसित होके आपको कुछ नहीं देखना है। ये मानकर चलना है कि ये मेरा कोई गार्जियन है, जो कि चीज़ों को बता रहा है। मेरी आँखों को आप देखिए, जो सच्चाई है यहाँ पर आपको झलकेगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।